नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी अध्यापन चैनल में। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी कहानी है जो सुनने में किसी पहेली जैसी लगती है। बिल्कुल। और ये पहेली हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी है। हाँ, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला इतिहास है वो हमारे भारत में नहीं लिखा गया था, तो आप शायद हैरान होंगे। वो 7 समंदर पार फ्रांस में लिखा गया था, और वो भी फ्रेंच भाषा में। जो कि सच में बहुत ही एक अजीब सा विरोधाभास लगता है। है ना? लेकिन 1839 में ठीक ऐसा ही हुआ था। तो आज की इस चर्चा में हम इसी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर एक गहरी डाइव लगाने वाले हैं। ये सफर 1839 के विदेशी प्रयासों से शुरू होकर 1888 के वैज्ञानिक वर्गीकरण तक चलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और विद्यार्थियों को यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास रातों रात तैयार नहीं हो जाता। हाँ, वो कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। एकदम, ये एक लंबी क्रमिक प्रक्रिया है। और आज हम मुख्य रूप से 4 मील के पत्थरों पर बात करेंगे। 1839, 1873, 1883 और अंत में 1888। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस पूरे कालक्रम को एक दिलचस्प कहानी की तरह समझें, ताकि ये बोझिल ना लगे। तो चलिए बिना देर किए इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सबसे पहले और सबसे चौंकाने वाले अध्याय से शुरुआत करते हैं, जो कि है 1839 का वर्ष। हाँ, फ्रांसीसी विद्वान गारसान द तासी का प्रयास। मतलब ये बात अपने आप में बहुत कौतूहल पैदा करती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पेरिस में बैठा है, फ्रांस में, वो भारत की एक स्थानीय भाषा के साहित्य का इतिहास रच रहा है। और वो भी उस दौर में जब संचार के साधन ना के बराबर थे। बिल्कुल। तो इस ग्रंथ का नाम मैं बताना चाहूंगी, इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदवी हिंदुस्तानी था। नाम थोड़ा भारी भरकम है। बहुत भारी है फ्रेंच नाम है ना। तो ये कोई छोटी मोटी पुस्तिका नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति के सहयोग से पेरिस में मुद्रित किया गया था। हाँ, और इसके प्रकाशन के चरण ही अपने आप में इसकी विशालता को बता देते हैं। बिल्कुल, मतलब इसका जो पहला संस्करण था वो 2 भागों में आया था। हाँ। पहला भाग 1839 में। अच्छा। और दूसरा 1847 में। अच्छा। और फिर जैसे जैसे नई जानकारी पेरिस पहुंचती गई, 1871 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ, जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। ओहो, तो मतलब काम लगातार चल रहा था। लेकिन एक बात बताइए, इस किताब के नाम में जो 2 शब्द हैं, एंदुई और हिंदुस्तानी, इनका क्या चक्कर है? हाँ, ये डिकोड करना बहुत जरूरी है। उस समय के भाषाई मानचित्र के हिसाब से देखें तो एंदुई का मतलब था हिंदीवी, जिसे हम आज हिंदी कहते हैं। बिल्कुल। और हिंदुस्तानी का मतलब था वो हिंदुस्तानी भाषा जिसका झुकाव थोड़ा उर्दू की तरफ ज्यादा था। तासी ने इन दोनों धाराओं को एक साथ समेटने की कोशिश की थी। कोशिश तो की, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आती है। जो इनका डेटा विजुअलाइजेशन या कहें कि जो वर्गीकरण था, हाँ, वो वर्णमाला वाला। हाँ, तासी ने इस पूरे ग्रंथ में कवियों का विवरण किसी समय या कालखंड के आधार पर नहीं दिया था। उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला यानी A to Z डिक्शनरी के क्रम में दे दिया, जो कि इतिहास लिखने के मूल सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। वही तो, मतलब अगर कबीरदास 15वीं सदी के हैं और केदारनाथ सिंह आधुनिक काल के हैं, पर दोनों के से शुरू होते हैं, तो वो किताब में एक ही पन्ने पर अगल बगल खड़े दिखेंगे। हाँ, इससे साहित्य के विकास का तो कोई पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो तासी ने ऐसी डिक्शनरी वाली पद्धति क्यों चुनी होगी? देखिए, ये उस समय के जो यूरोपीय विद्वान थे, उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी या सीमा थी। पेरिस में बैठकर सिर्फ चिट्ठियों और नोट्स के सहारे भारत के इतने जटिल इतिहास को समझना लगभग नामुमकिन था। हाँ, उनके पास कोई ढांचा तो था नहीं। एकदम, उनके लिए ये एक अनजाना क्षेत्र था। अब जब आपके पास बहुत सारा बिखरा हुआ डेटा आ जाए और आपको समय के अनुसार उसे लगाने की समझ ना हो, तो सबसे आसान तरीका क्या है? A to Z लगा दो। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने ये कैटलॉग या डिक्शनरी का तरीका अपनाया। अच्छा, अब एक और आंकड़ा है जो बहुत हैरान करता है मुझे। इस किताब में कुल 738 कवियों का विवरण था। हाँ, 738 कवि। लेकिन इन 738 में से 666 कवि उर्दू के थे और हिंदी के केवल 72 कवि शामिल थे। ये असंतुलन वाकई में बहुत बड़ा था। ये तो ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए कोई बॉलीवुड का इतिहास लिखे, लेकिन स्पेनिश भाषा में, और उसमें हॉलीवुड के कलाकारों की संख्या सबसे ज्यादा भर दें। हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के कवियों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों थी? इसकी वजह उस वक्त की राजनीति और प्रशासन में छिपी है। 1839 के दौर में मुगलों का पतन भले ही हो रहा था, लेकिन अदालतों में और एलीट वर्ग में अभी भी फारसी और उर्दू का ही दबदबा था। ओह, तो विदेशी लोग सिर्फ उसी एलीट वर्ग से मिलते थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो लोक परंपराओं में या गांव में हिंदी रची जा रही थी, वहां तक उन विदेशी अधिकारियों की पहुंच ही नहीं थी। तासी को जो पांडुलिपियां मिली, वो उर्दू या फारसी माध्यमों से ही होकर यूरोप गई थी। अच्छा, तो ये कारण था। वैसे विद्यार्थियों को ये सारा डेटा याद रखने के लिए मैं एक मजेदार मेमोरी हैक बताना चाहूंगी। अरे वाह, बताइए। देखिए, इसे ऐसे याद रखिए कि कोई पेरिस में एफिल टावर के सामने फ्रेंच फ्राई खा रहा है, तो फ्रेंच भाषा हो गई। उसकी उम्र 39 से 47 साल है, मतलब 1839 और 1847 के 2 भाग। और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस है जिसमें 738 कवियों की A to Z लिस्ट है। क्या बात है, ये ट्रिक तो कक्षा में छात्रों को बहुत काम आएगी, है ना? खैर, इतनी खामियों के बावजूद तासी का काम एक मील का पत्थर तो था, और इसकी अहमियत इसी बात से पता चलती है कि 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका अनुवाद हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से किया। बिल्कुल, क्योंकि पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। लेकिन
किसी भी साहित्य को अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए अपनी ही भाषा की जरूरत होती है। विदेशी चश्मे से आप अपनी आत्मा नहीं देख सकते। सही कहा। और यहीं से स्वदेशी जागरण की शुरुआत होती है। जी, 1873 में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ता है। श्री महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह 1873 श्री महेश दत्त शुक्ल, और ये इसलिए खास है क्योंकि ये हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है जिसे लखनऊ के नवल किशोर प्रेस ने छापा था। एकदम सही। लेकिन एक मिनट, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। तासी ने 1839 में शुरुआत कर दी थी, फिर शुक्ल जी का ये ग्रंथ 1873 में आता है। इन दोनों के बीच 30 साल से ज्यादा का गैप है। अपनी भाषा में अपना इतिहास लिखने में 3 दशक क्यों लग गए? ये बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न है। देखिए, इस अंतराल को हमें खाली समय नहीं मानना चाहिए। ये स्वदेशी चेतना के विकास का समय था। इसी बीच 1857 की क्रांति हुई थी। आहा, सही बात है। इस क्रांति ने लोगों को अपनी पहचान और अपनी भाषा के बारे में सोचने पर मजबूर किया। लोग चाहने लगे कि हमारा इतिहास हमारी भाषा में दर्ज हो। और साथ ही नवल किशोर प्रेस जैसे छपाई खाने ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचा रहे थे। मतलब प्रिंटिंग प्रेस ने एक बड़ा रोल निभाया। बिल्कुल। अपनी बिखरी हुई संपदा को पहचानने और उसे एक किताब का रूप देने में इतना समय लगना स्वाभाविक था। और 1873 में जो ये स्वदेशी शुरुआत हुई, उसने तो मानो एक सैलाब ही ला दिया, क्योंकि इसके ठीक 10 साल बाद 1883 में एक महाविस्तार हुआ। ये डेटा संग्रहण का एक बहुत ही विशाल चरण था। हाँ, आप शिव सिंह सेंगर की बात कर रही हैं। बिल्कुल, 1883 शिव सिंह सेंगर और उनका ग्रंथ शिव सिंह सरोज, ये हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ था। और इसके आंकड़े आज भी हैरान करते हैं। इसमें पूर्वार्ध में 838 कवियों की कविताओं के नमूने थे और उत्तरार्ध में लगभग 1003 कवियों के जीवन परिचय दिए गए थे। सहस्त्र कवि, ये तो ऐसा बदलाव है जैसे पहले हमारे पास कुछ चुनिंदा नंबरों वाली एक छोटी सी पॉकेट डायरी हो और अचानक से हमें पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी या कोई विशाल इंसाइक्लोपीडिया मिल जाए। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। उस युग में 1000 से ज्यादा कवियों का डेटा जुटाना सच में एक चमत्कार था। बिना इंटरनेट के, बिना फोन के। बिल्कुल। सेंगर जी का ये काम एक बचाव अभियान की तरह था। जी। पुरानी पांडुलिपियां दीमकों का शिकार हो रही थी। जी। उन्हें बचाने की जल्दबाजी थी, इसीलिए उन्होंने मात्रा यानी क्वांटिटी पर ज्यादा ध्यान दिया। तो उन्होंने बस डेटा इकट्ठा कर लिया। और ये आने वाले इतिहासकारों के लिए कच्चे माल की खदान बन गया। कच्चे माल की खदान, सही कहा। लेकिन इतिहास केवल कवियों की भीड़ या सूची बना लेने का नाम तो नहीं है ना? इतिहास को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढांचे की जरूरत होती है। एकदम सही। और यहीं से आरंभ होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। जी, उनका ग्रंथ था द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था। एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी बताइए। हमने अभी इतनी देर स्वदेशी जागरण की बात की, महेश दत्त शुक्ल और शिव सिंह सेंगर की तारीफ की, फिर अचानक से इतिहास के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए हम वापस एक विदेशी यानी जॉर्ज ग्रियर्सन के पास क्यों लौट आए? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब ग्रियर्सन के काम को वैज्ञानिक क्यों माना गया जबकि सेंगर के पास तो इतने सारे कवियों का डेटा था? मैं समझाता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं होता। सेंगर जी ने 1000 कवियों की सूची तो बना दी, पर उसमें कालक्रम नहीं था। कौन 14वीं सदी का है, कौन 18वीं सदी का, कुछ पता नहीं। अच्छा, तो सब आपस में मिला हुआ था। हाँ, ग्रियर्सन ने क्या किया, उन्होंने उस कच्चे माल को लिया और पहली बार उसका काल विभाजन किया। उन्होंने पूरी सामग्री को 11 अलग-अलग अध्यायों या प्रवृत्तियों में बांटा। ओहो। जैसे चारण काल, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। उन्होंने बताया कि किसी विशेष काल में एक खास तरह का साहित्य क्यों रचा जा रहा था। मतलब उन्होंने क्यों और कैसे का जवाब दिया। बिल्कुल। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे शिव सिंह सेंगर ने ईंट, पत्थर और लकड़ी का एक बहुत बड़ा ढेर लाकर खड़ा कर दिया था। सामग्री बहुत थी, पर वो सिर्फ एक ढेर था। सही। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक आर्किटेक्ट की तरह उस ढेर का मुआयना किया, नक्शा बनाया और उन ईंटों को सही जगह लगाकर एक खूबसूरत इमारत बना दी। बहुत ही उम्दा तुलना है ये। और ग्रियर्सन ने एक और बड़ा काम किया, उन्होंने जानबूझकर संस्कृत, प्राकृत और अरबी फारसी को इससे बाहर रखा। अच्छा, सिर्फ जन भाषाओं पर फोकस किया। हाँ, इसीलिए नाम में वर्निक्युलर है। इससे हिंदी साहित्य को अपनी एक स्वतंत्र पहचान मिली। वाह, ये पूरी यात्रा तो किसी रोमांचक खोज से कम नहीं है। 1839 के फ्रांसीसी प्रयास से लेकर 1888 के वैज्ञानिक काल विभाजन तक। चलिए, विद्यार्थियों के लिए ब्लैकबोर्ड पर समरी लिखने वाले एक शिक्षक की तरह इन 4 स्तंभों का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला स्तंभ था 1839 में गारसान दा तासी का। ये पहला प्रयास था, फ्रेंच भाषा में था, लेकिन इसमें वर्णमाला का दोष और उर्दू कवियों की बहुलता थी। हाँ, और दूसरा स्तंभ? दूसरा था 1873 में महेश दत्त शुक्ल का ग्रंथ, जो हिंदी में रचित पहला इतिहास ग्रंथ था। ये स्वदेशी जागरण का प्रतीक है। बिल्कुल। फिर तीसरा स्तंभ आता है 1883 में शिव सिंह सेंगर का, जो हिंदी का दूसरा ग्रंथ था और इसमें 1000 से ज्यादा कवियों का महाविस्तार था, कच्चे माल की खदान। एकदम। और चौथा और आखिरी स्तंभ है 1888 में जॉर्ज ग्रियर्सन का, जो एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका का विशेषांक था और जिसने इतिहास को पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण और काल विभाजन दिया। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे विदेशी अक्षरों और भाषा से शुरू होकर हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी जड़ों और अंततः एक वैज्ञानिक ढांचे तक पहुंचा। ये एक साझी प्रक्रिया रही है। बिल्कुल। और जाते जाते विद्यार्थियों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी।
अगर हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक नींव रखने में फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी वर्णमाला और विदेशी विद्वानों का इतना बड़ा हाथ रहा है, तो आज के समय में जब हम साहित्य को विशुद्ध स्वदेशी या विदेशी के खांचे में बांटते हैं, तो क्या हमें इतिहास की इस मिली-जुली और साझी विरासत को याद नहीं रखना चाहिए? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।